गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, विद्या भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लाइव ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और हम पढ़े थे केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री हम जो लेसन चला था कौन सा, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, ये अंतिम की ओर है। ठीक है, तो जो आज का जो अपना पॉइंट है वो है CFC। बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हर कंपटीशन में पूछता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनको सामान्यतः फ्रियोन नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, आज का जो लेक्चर अपना CFC है, DTT और BSc, इन तीनों पॉइंटों को हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बार यदि आप अपने इस YouTube के चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट जो अपना पॉइंट था वो है CFC। हम ये पढ़ रहे हैं। CFC का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आज क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस नाम से इसको जाना जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाँ, ये अपना लेक्चर है। ठीक है, जो इसका सामान्य नाम है इसको फ्रियोन नाम से जाना जाता है, फ्रियोन। ठीक है, तो ये अपना कौन लगे, कौन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन में कुल 3 परमाणु होंगे। कार्बन होगा, क्लोरीन होगा और कौन होगा, फ्लोरीन। ओनली फॉर 3 परमाणु कौन कौन, कार्बन होगा, क्लोरीन होगा और कौन होगा, फ्लोरीन। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो 3 परमाणु से मिलकर बना होगा कौन, CFC होगा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट बात हम क्या करें, जो इसकी डेफिनेशन है कहा CFC की, वो क्या है। आज पोली का मतलब यहाँ आएगा अनेक। ठीक है, तो पोली क्लोरोफ्लोरो एल्केनों को फ्रियोन कहा जाता है। क्या कहा हमने, पोली क्लोरोफ्लोरो हाँ जी एल्केनों को फ्रियोन कहा जाता है, कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जैसे बात करें अगली सीधी बात, यदि कार्बन के साथ में क्लोरीन और फ्लोरीन को जोड़ दिया जाए तो बनने वाले यौगिक हाँ जी क्या कहलाएंगे, फ्रियोन कहलाएंगे। जैसे क्या था हमने, यदि आज कार्बन परमाणु के साथ फ्लोरीन परमाणु को जोड़ने पर प्राप्त यौगिक क्या कहलाएंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाते हैं। तो सिंपल बात हो गई। नेक्स्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, किस नाम से जाना जाएगा, CFC नाम से जाना जाएगा, फ्रियोन नाम से जाना जाता है। ठीक है, CFC का पूर्ण नेम ये हो चुका है। और जो डेफिनेशन है वो दोनों दे सकते हैं हम, कौन सी, पोली का मतलब अनेक, क्लोरीन फ्लोरीन की संख्या अधिक होगी। ठीक है, क्लोरोफ्लोरो एल्केनों में एल्केन के साथ में जुड़े होंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, फ्रियोन कहलाएंगे। और यदि सिंपल बात, कार्बन परमाणु के साथ में किसी को जोड़ दो, क्लोरीन को जोड़ दो और किसको जोड़ दो, फ्लोरीन को, तो 3 एटम हो गए अपने कौन से, कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है, इन तीनों को जोड़ने से जो आपका कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, हाँ जी वो बनेगा CFC बनेगा। ठीक है, आपने देखेगा सिंथेसिस ऑफ फ्रियोन बनाने की विधि देखिएगा। सबसे पहले है CCl4 द्वारा। हम किसी के द्वारा बना सकते हैं, CCl4 के द्वारा। CCl4 की रिएक्शन किसके साथ करा दो आप, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ में करवा दीजिएगा। HbCl5 ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो होने वाला क्या है, यहाँ की जो क्लोरीन है, एक क्लोरीन को क्या करेगा, प्रतिस्थापित। तो जो क्लोरीन निकलेगी वो किसके साथ जुड़ेगी, हाइड्रोजन के साथ। तो बचा क्या, CCl3F और बाहर क्या हो गया, HCl। हाँ जी, ये अपना कौन है, हाँ जी फ्रियोन है। फ्रियोन 11 उसका नाम है, नाम तो नहीं पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट मैंने इसी रिएक्शन को CCl4 और 2 मोल के लिए HO ले लिए। हाँ जी, सेम कैटलिस्ट ले रहे हैं यहाँ पे। तो 2 क्लोरीन को क्या करेगी, प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या लिखेंगे, Cl2F2 + 2HCl। ये हो गया फ्रियोन 12 बना है। इसी प्रकार हम बना सकते हैं, देखो नेक्स्ट कैसे, हाँ जी हेक्साक्लोरोएथेन से C2Cl6, ये कौन है, हेक्साक्लोरोइथेन।
हाँ जी, हेक्साक्लोरोइथेन के द्वारा हम किसका निर्माण कर सकते हैं? हाँ जी, हम निर्माण करेंगे किसका? फ्रियोल का। तो एक क्लोरीन को रिप्लेस करेंगे तो रिमूव को क्या जाएगा? HCl। अब यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा C2Cl5F, ये क्या हो गया अपना? हाँ जी, फ्रियोल बना। इसी प्रकार और बना सकते हैं हम, यही ले सकते हैं C2Cl6 है। यदि 2HO ले रहे हैं 3HO ले रहे हैं तो 2HO की 2 क्लोरीन हटने वाली है, रिमूव क्या हो जाएगा? 2HCl। तो क्या लिखूं? हाँ, C2Cl4N2। ये सब के सब क्या है? फ्रियोन है। तो इस प्रकार से हमने फ्रियोन को डिजनरेट किया है, विकसित किया है, कर सकते हैं। तो CFC था, सामने नाम फ्रियोन रखेंगे, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। हाँ जी, एल्केन के साथ में हाँ जी क्या जोड़ना आपको? क्लोरीन और फ्लोरीन, अर्थात ये क्या होंगे? पॉलीक्लोरो एल्केन को हम क्या बोलेंगे? फ्रियोन बोलेंगे। अब सिंथेसिस ऑफ फ्रियोन देखें तो दो हम कंपाउंड द्वारा, एक तो किसके द्वारा? CCl4 के द्वारा, और एक कौन सा है? हेक्साक्लोरोइथेन के द्वारा आप फ्रियोन को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी फ्रियोन बनाने की विधि। अब नेक्स्ट बात करें हम जो फ्रियोन है, ठीक है, उनके नामकरण की। इनका नामकरण कैसे लिखे? जो फ्रियोन का नामकरण है तो वो ही हाँ जी हर कंपटीशन में आता है, ये याद रखेंगे। फ्रियोन का नामकरण पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, क्या? निम्न में से कौन सा फ्रियोन नहीं है? ये क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा फ्रियोन नहीं है, तो फिर आपको देखना पड़ता है कि कौन सा फ्रियोन नहीं है। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी टेबल देता है, उसके अनुसार आपको नामकरण करना है। हाँ जी, बिल्कुल इजी है। तो देखिएगा, मैं यहाँ एक तरफ तो लिख रहा हूँ सूत्र लिखेंगे एक तरफ। हाँ जी, और यहाँ पे मैं लिखा हूँ x। बताइए आपको x क्या है? इधर लिखा हमने y लिखा है, और यहाँ पे लिखा हमने z लिखा है, और यहाँ पे लिखा हमने नाम। यहाँ पे लिखा है फ्रियोन का नाम कि क्या नाम बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी हम पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, ये अपनी सानी बन चुकी है। अब ये याद रखेंगे क्या? जो यहाँ पे हम x मान रहे हैं, x किसको मान रहे हैं ये देखेंगे। हाँ जी, कार्बन की संख्या में एक कम, तो यहाँ पे लिखेंगे कार्बन की संख्या में से एक कम, अर्थात क्या लिखेंगे आप? H-1 कर सकते हैं। हाँ, इसी प्रकार जो y है, y वो कौन है? हाइड्रोजन संख्या में एक अधिक। हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम ट्रिक से कर रहे हैं, हाइड्रोजन की संख्या में एक अधिक। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? H+1 लिख सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन संख्या में एक जोड़ना है। और यहाँ पे क्या लिखा है? कार्बन की संख्या में एक कम, तो कार्बन -1 करना है। और यहाँ पे जो Z है वो देख लीजिएगा कौन है? यहाँ पे है फ्लोरीन की संख्या। हाँ जी, फ्लोरीन की संख्या है, ये आपको याद रखना है। बस हो गया अपना नामकरण। इसके अनुसार हम चलने वाले हैं, जैसे हमने फॉर्मूला लिखा है, और ये याद रखेंगे जो आप जानते हैं पहले से ही। हाँ जी, क्या? कार्बन की वैलेंसी आपको 4 रखनी है, और अब उनके साथ में क्या जोड़ना है? क्लोरीन और फ्लोरीन। हाँ जी, संख्याओं को कम ज्यादा कर सकते हैं। कार्बन के साथ में सिर्फ जुड़े होंगे दो ही परमाणु, एक तो क्लोरीन होगा, एक कौन होगा? हाँ जी, फ्लोरीन होगा। ठीक है, फिर वैलेंसी के बाद इनकी संख्या हम बढ़ाएंगे। ठीक है, निकला कुछ भी नहीं करना, कार्बन लेना आपको, क्लोरीन लेना है, और कौन लेना है? फ्लोरीन लेना है। और वैलेंसी का आप ध्यान रखिए, जिसमें लिखा जो पहला सूत्र है वो लिखा हमने क्या? CCl3F लिखा है। ठीक है, आप देखो कार्बन की संख्या चार समूह, 3 क्लोरीन है, 1 फ्लोरीन है। ठीक है, तो 4 वैलेंसी पूरी होगी। इसी प्रकार अब जैसे क्लोरीन को कम कर दो, फ्लोरीन को बढ़ा दो, क्या लिखा? Cl2 और क्या लिखा? F2। अब भी यही है, फ्रियोन है। फिर नेक्स्ट क्या लिखूं मैं? CCl और क्या लिखूं? F लिखा, ये भी कौन है? फ्रियोन है। अब जैसे मैं लिखा क्या नेक्स्ट है? Cl5 और F लिखा है। हाँ जी, कार्बन की पूरी संयोजकता होगी क्या? 2 कार्बन है, एक तो आपस में बंधे होंगे और 6 ये होंगे, तो कितने होंगे टोटल? 8 हो गए हैं। एक कार्बन की संयोजकता 4 हो चुकी है। अब नेक्स्ट इसको कम कर दो, इसको बढ़ा दो, तो क्या लिखूं? C2Cl4 F2, वैलेंसी बनी रहेगी। हाँ जी, C2Cl3 और क्या लिखूं? F3। फिर नेक्स्ट क्या लिखा? C2Cl2 F4 लिखा है। इसी प्रकार C2Cl5 लिखा है। आज इस प्रकार से आपको क्या लिखना है? नाम बनाने हैं। तो देखिएगा क्या लिखा है हमने? X किसको माना? कार्बन की संख्या में से कम।
जो भी सूत्र में कार्बन आ रहा है, ठीक है, उसकी संख्या में से एक कम करना है। जैसे इसमें एक ही कार्बन है और एक को भी कम कर दो तो क्या बचेगा भाई 0। हाँ जी, अब फिर क्या था, y बराबर क्या है, हाँ जी, हाइड्रोजन की संख्या में एक अधिक, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन एक तो जोड़ना है ना, तो क्या लिखो, एक लिखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फ्लोरीन की संख्या, Z बराबर फ्लोरीन की संख्या कितनी है 1, तो यहाँ पे लिख दो 1। तो नाम क्या हो गया भाई, सीधा लिख रहा हूँ CFC कितना 11, क्या नाम हो गया CFC 11। इसी प्रकार कार्बन की संख्या में एक कम, तो एक किया तो एक भी कम हो जाएगा, 0 बचेगा। हाँ जी, अब यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या एक है नहीं, लेकिन एक लिखनी है, फ्लोरीन संख्या 2, तो क्या नाम हो गया CFC 12, या फ्रीओन 12 आगे कर सकते हैं। नेक्स्ट 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो हिंदी में लिख सकते हैं क्या, फ्रीओन, हाँ फ्रीओन 13, ये बनेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट इसका नाम क्या है। हाँ जी, x को क्या मान लेंगे सूत्र के अनुसार, कार्बन की संख्या में एक कम, तो 2 कार्बन है, एक कम कर दो तो 1 बच गया, तो 1 लिख दीजिएगा। हाँ जी, फिर नेक्स्ट देखिएगा हाइड्रोजन संख्या में 1 जोड़ना है, ठीक है, फ्लोरीन संख्या कितनी आ रही है 1, तो नाम क्या हो जाएगा, हाँ जी फ्रीओन 14, इसका नाम हो चुका है। हाँ जी, अब नेक्स्ट बात कहूँ इस वाले की, हाँ जी, एक कैसे आगे पता चल गया होगा, 2 कार्बन एक को कम करना है, हाँ एक फ्लोरीन की संख्या कितनी है 2, तो नाम क्या हो जाएगा, हाँ जी फ्रीओन 15। हाँ जी, हाँ जी, अब देख इधर क्या क्लोरीन से 1 है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे फ्रीओन 11, यहाँ पे क्लोरीन से कितनी है 2, तो सॉरी मैंने लिख दिया, यहाँ पे 112 कर लिया। अब देखिएगा लेफ्ट कार्बन की संख्या में एक कम करना है, तो एक कम कर दो 1, ठीक है, हाइड्रोजन है नहीं तो 1 रख दीजिएगा, फ्लोरीन से कितने 3, तो टोटल कितना हो गया 113, तो नाम क्या हो जाएगा, हाँ जी फ्रीओन 113। फिर नेक्स्ट बात करें, हाँ जी, कार्बन की संख्या में से एक कम कर दो, 1 बचेगा, हाइड्रोजन है नहीं तो 1 रखना है, फ्लोरीन से कितनी है 4, तो नाम क्या होगा इसका फ्रीओन 114। हाँ जी, फिर नेक्स्ट बात करें इस वाले की, हाँ जी, कार्बन की संख्या में से एक कम करना है, हाइड्रोजन को 1 बढ़ाना है, और फ्लोरीन संख्या यहाँ पे 5 आ रही है, कितनी आ रही है 5 आ रही है, तो 5 क्या हमने, तो यहाँ पे क्या नाम हो गया फ्रीओन 115, ये इसका नामकरण हो चुका है, ठीक है। इस प्रकार से हम करते हैं। अब देखो कैसे क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा फ्रीओन नहीं है, क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, निम्न में से, हाँ जी फ्रीओन नहीं है, फ्रीओन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। हाँ जी, लिखा मैंने क्या, फ्रीओन 011, सेकेंड ऑप्शन आ जाए क्या, हाँ जी फ्रीओन 012, थर्ड ऑप्शन है फ्रीओन 010, फिर फ्रीओन 111। हाँ जी, क्या पूछा, निम्न में से कौन सा फ्रीओन नहीं है, ठीक है, फ्रीओन 011, फ्रीओन 012, फ्रीओन 010, फ्रीओन 111, तो इसमें कौन सा नहीं है, जो लास्ट वाली संख्या होती है, वो फ्लोरीन की संख्या होती, ध्यान रखिएगा, ये भी है 111, ये 011 है, ठीक है, 012 ये भी है, ठीक है, और ये कितना है 010, ये वाली वैल्यू नहीं है, वो 111 फ्रीओन 111 है, ठीक है, तो 010 है, यहाँ पे जो 0 था वो तो किसको दर्शाता है, कार्बन की संख्या को, कार्बन का उसमें एक ही कम कर दिया, ये हाइड्रोजन संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्लोरीन की संख्या 0, यदि क्लोरीन ही नहीं होगी CFC में तो फ्रीओन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो जहां की लास्ट की संख्या में यदि 0 आ रहा हो, लास्ट की संख्या में क्या आ रहा हो, हाँ 0 आ रहा हो, तो वो CFC नहीं होगा, ये याद रखिए, यदि लास्ट की संख्या में 0 आ रहा हो तो वो CFC नहीं माना जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से हम इसका क्या करते हैं, नामकरण करते हैं, और ये इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आपकी कंपटीशन में, और सब ज्यादा रेलवे में भी आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, हाँ जी, CFC का जो यूज है वो देखते हैं, उपयोग, CFC का उपयोग, तो उपयोग बताएगा जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाँ जिसका क्या उपयोग है, देखा जाए तो ये क्या है, हाँ जी कैसा है, वाष्पशील द्रव है, कैसा है वाष्पशील द्रव, अत्यधिक स्थायी होता है, कौन CFC अत्यधिक स्थायी होता है, और क्या होता है रंगहीन वाष्पशील द्रव होता है, रंगहीन
वाष्पशील दर होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। आज हम बात करें थे उपयोग की, जो CFC है उनका यूज क्या है, तो देखिएगा जो CFC है उसका यूज पूछ लिया जाता है, तो CFC का क्या पढ़ेंगे हम, यूज पढ़ेंगे कि किस किस काम में आता है। तो देखिएगा अक्रिय विलायक के रूप में क्या लिखा हमने, अक्रिय विलायक के रूप में, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट बात देखिएगा आज किसमें, रेफ्रिजरेटरों, हाँ जी, एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर शीत संग्रहगारों में, शीत संग्रहगारों में, हाँ जी, किसका यूज किया जाता है, हाँ जी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, शीत संग्रहगारों में हाँ जी CFC का उपयोग किया जाता है। हाँ जी, ये दो इंपॉर्टेंट बात है वो आप याद रखेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट चीज होगी CFC का यूज वो क्या होगा, तो अक्रिय विलायक के रूप में इसको यूज कर सकते हैं लैब के अंदर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में इसका यूज किया जाता है, एयर कंडीशनर में, AC वगैरह, ठीक है। और ये आपका फ्रिज वगैरह है, और शीत संग्रहगार जहाँ पे अत्यधिक मात्रा में कूलिंग की जाती है वो घर क्या कहलाएंगे, शीत संग्रहगार कहलाएंगे, ठीक है। उनमें हाँ जी CFC का यूज किया जाता है। अब देखो CFC से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है हाँ जी वो IS और RS में भी आता है, ठीक है। तो देखिएगा क्या था, जो CFC है उसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम चीज देखेंगे कि जो CFC है उसका वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जो CFC गैस है वो पृथ्वी पर हाँ जी जहरीली होती है, लेकिन जो CFC ऊपर जा रही है और सबसे ज्यादा हाँ जो समताप मंडल है उसमें 90% अवशोषित होती है, कौन, CFC। तो देखिएगा मैं चित्र द्वारा इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनिएगा दोबारा बोल रहे हैं हम क्या, जो CFC गैस है, ठीक है, जैसे कहाँ से रिलीज होगी, रेफ्रिजरेटर से होगी, एयर कंडीशन होगी, शीत संग्रहगार से होगी, यहाँ से CFC उड़कर सीधी कहाँ जा रही है, समताप मंडल में जा रही है, ठीक है। और जो CFC है समताप मंडल में जाएगी, वहां पे ऊपर से कौन आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो ये क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण करेगा, किसका, क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण करेगा। और वो जो क्लोरीन मुक्त मूलक है जो ओजोन लेयर ऊपर है समताप मंडल में, ठीक है, उसको क्या करने वाला है, नष्ट करने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो जो एक क्लोरीन परमाणु है, ठीक है, ओजोन के 1 लाख अणु को अपघटित कर देता है। तो हमारी जो जीवन रक्षक छतरी थी, ठीक है, ओजोन परत, उसको क्या कर दिया उसने, नष्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे लोग, क्या था, हाँ जी, ये मान लिया पृथ्वी की सतह है, ये है पृथ्वी की क्या है, सतह है, ये हो गई अपनी पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी पर हाँ जी पेड़ पौधे वगैरह ये लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, पेड़ पौधे वगैरह, और ये आप लोग हैं, ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पे AC वगैरह लग रही है, क्या लग रही है, AC लग रहे हैं, बड़े बड़े शीत संग्रहगार लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ से कौन सी गैस निकल रही है, CFC गैस निकल रही है, कौन सी गैस, CFC गैस निकल रही है। और यहाँ पे कौन है, सूर्य है, और यहाँ से क्या आ रहा है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है। और यहाँ पे जो हमने मंडल बनाया है हाँ जी ये है अपना समताप मंडल, कौन सा मंडल है, समताप मंडल है, ये हो गया अपना समताप मंडल, ठीक है। अब देखिएगा क्या हो रहा है, और समताप मंडल में जो यहाँ पे ऐसे मैं परत बना रहा हूँ, जो ये परत है हाँ जी वो परत है कौन सी, ओजोन परत है, ये कौन सी परत है, ओजोन परत है। तो ये लिखा हमने ओजोन परत, ओजोन गैस। और समताप मंडल में जो ओजोन परत है वो कितनी प्रतिशत है, 90% अकेली ओजोन परत समताप मंडल में, ये आप याद रखिए। अब सुनेगा हाँ जी, ऊपर से जो सूर्य की किरणें आ रही है, ठीक है, इन किरणों में कौन कौन सी किरणें हैं, यहाँ UV हो सकती है, हाँ जी, फोटोन हो सकता है, IR हो सकते हैं, ऐसे हानिकारक किसी भी गैसें भी होंगी, विकिरणें होंगी, कौन सी, UV, HV और IR होंगी, ठीक है। अल्ट्रावायलेट किरणें सबसे जो घातक होती है, ठीक है, सीधा कैंसर पहुंचाती है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या था, सूर्य से कौन आ रहा है, सूर्य का प्रकाश, इन प्रकाश में जो तीव्र गति की हानिकारक प्रभावी किरणें हैं हाँ जी वो कौन सी, यहाँ पे UV किरणें से ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ से जो आ रही है किरणें हैं, UV किरणें, उनको 95% ओजोन गैस क्या कर लेती है, ओजोन गैस अवशोषित कर लेती है, ये याद रखिए 95% ओजोन गैस क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और 5% ही, कितनी परसेंट, 5% ही UV किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंच पाती है, ठीक है। और 5% भी बहुत ज्यादा होता है,
अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये अपनी क्या थी, पृथ्वी की सतह थी, क्या थी, पृथ्वी की सतह। पृथ्वी की सतह पर मनुष्य, प्राणी ये और पर्यावरण है। ठीक, अब यहाँ पे जो कृत्रिम सिस्टम लगाए गए, ये यहाँ पे क्या एसी वगैरह है, रेफ्रिजरेटर है, शीत संग्रहागार है। ठीक है, यहाँ से कौन सी गैस रिलीज हो रही है, CFC हो रही है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ना, हाँ, सूर्य के प्रकाश में ये वाली पराबैंगनी किरणें आ रही हैं। ठीक है, इन पराबैंगनी किरणों को जो ओजोन गैस है कितना % अवशोषित कर ली थी, 95। इसका जो 5% है वो ओजोन परत को भेद कर सीधी पृथ्वी की सतह पर आ रही है। ठीक है, और उधर जाएगी जहाँ पे जो ये परत है थोड़ी पतली हो। ठीक है, उधर से। अब नेक्स्ट देखिएगा, और जो समताप मंडल है, समताप मंडल में जो ओजोन परत का % है वो कितना रहेगा, 90% रहेगा। अब सुनेगा, CFC सीधी वातावरण में जा रही है और कहाँ पहुंच गई, हाँ जी, ये पहुंच गई साहब समताप मंडल। अब समताप मंडल में पहुंच गई, ठीक है, तो जो CFC है, ठीक है, CFC का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ रिएक्शन लिख रहा हूँ, जो CFC का, जैसे कोई एक CFC ले लिया, CCl3F ले लिया हमने। ठीक है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, हाँ जी, वियोजित होगा। तो एक क्लोरीन मुक्त मूलक का निर्माण होता है, Cl2F मुक्त मूलक प्लस क्लोरीन मुक्त मूलक, ये बना है। क्लोरीन जो मुक्त मूलक है, अभी जो क्लोरीन मुक्त मूलक है यहाँ बन रहा है, ये ओजोन परत को क्या करेगा, अपक्षयित करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा आपने, ओजोन, और यहाँ पे क्या लिखा है, Cl मुक्त मूलक। ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ClO मुक्त मूलक प्लस कौन सी गैस है, O2 गैस। अब जो ClO है, ClO मुक्त मूलक है, ये रिटर्न किसके साथ रिएक्शन करेगा, ओजोन गैस के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब देखो वापस क्या बन जाएगा, Cl मुक्त मूलक प्लस 2O2। ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक है, तो यहाँ लिख सकते क्या, एक क्लोरीन मुक्त मूलक, एक क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन के 1 लाख अणु को नष्ट कर देता है। ये लाइन आप याद रखेंगे। हाँ जी, अब देखिएगा, पृथ्वी की सतह से क्या निकल गई, यहाँ से रेफ्रिजरेटर से संग्रहागार से CFC और सीधी कहाँ पहुंची, समताप मंडल में। अब समताप मंडल में 90% कौन है, ओजोन गैस है, जो क्या कर रही है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोक रही है। कितना % रोक रही है, 95%। सिर्फ 5% ही पृथ्वी की सतह पर पहुंच पा रही है। ठीक है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जीवन रक्षक छतरी का काम कर रही है यहाँ पे कौन, ओजोन परत। लेकिन हुआ क्या, आप लोगों के कारण से जो CFC है समताप मंडल में पहुंची। अब समताप मंडल में पहुंचते ही सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पे क्या बन गया, क्लोरीन मुक्त मूलक। अब ये क्लोरीन जो मुक्त मूलक है, आज इस ओजोन परत को धीरे धीरे क्या करेगा, अपक्षयित, और ये परत क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी, जिसे यूवी किरणें सीधी निकलेगी। ठीक है, अब सीधी निकलेगी तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बना, हाँ जी, यूवी किरणों की अधिकता से, यूवी किरणों की अधिकता से, मतलब अधिकता से, हाँ जी, पृथ्वी की सतह पर, हाँ जी, क्या घटनाएं होती हैं, क्या घटनाएं होती हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये पूछ ले जाएगा अथवा लगेगा क्या, यूवी किरणों की अधिकता का प्रभाव, यूवी किरणों की अधिकता का प्रभाव या आधिक्य, यूवी किरणों की आधिक्य का पृथ्वी पर प्रभाव, क्या पृथ्वी पर यूवी किरणों की अधिकता से क्या प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ता है, या आता है, या आधिक्य से क्या हो सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो क्या क्या घटनाएं हैं, नंबर 1 सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर हम लोग हैं, पर्यावरण में। ठीक है, स्किन कैंसर सबसे ज्यादा। नंबर 2 मोतियाबिंद रोग होता है। ठीक है, और जहाँ पे जो समुद्र वगैरह है, समुद्र में जहाँ तक प्रकाश पहुँचता है वहाँ पे प्लावक, तो प्लावक की आबादी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक, इसके बाद में मनुष्य की इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो 4 है कारण हो गए मुख्य रूप से यूवी किरणों की अधिकता से होने वाले प्रभाव, यूवी किरणों की अधिकता से होने वाले क्या प्रभाव हैं। तो नंबर 1 में लिख सकते हैं क्या, सबसे ज्यादा आज स्किन कैंसर होता है।
कौन सा कैंसर होता है? स्किन कैंसर। ये क्वेश्चन क्या है समझ आ रहा है? यहाँ पे जो लिखा है, जो सोने की किडनी है इतनी है, ठीक है, जो हानिकारक पराबैंगनी किडनी निकल रही है, यदि सीधी परत की सतह पर आ जाए, कितना परसेंट आ रही है? फिलहाल 5%। 95% कहाँ रहेगी? ये ओजोन परत क्या कर रही है? अवशोषित कर लिया। जैसे जो छत्ता होता है धूप में छाया करता है, ठीक है, पराबैंगनी किडनी आर पार नहीं निकल पाती है, कुछ को रोक लेती है, प्रकाश नहीं पहुंच पाता है आप तक, ठीक है, उसी प्रकार से यूवी छतरी का काम कर रही है। कौन? ओजोन पर, जो 95% यूवी किरण को एब्जॉर्ब कर लेती है। सिर्फ पृथ्वी पर कितनी आ रही है? 5%। अब यदि 5% की अधिकता हो रही है, और अधिकता कब होगी? जब हम सर्वाधिक मात्रा में क्या निकालें? CFC गैस दे रहे हैं। CFC गैस कहाँ चलेगी? हाँ जी, समताप मंडल में। समताप मंडल में क्या होगी? ये अपघटित होगी। अपघटित होकर किसका निर्माण कर लेगी? कैलोरी मुक्त मूलक। अब एक अकेला जो कैलोरी मुक्त मूलक है, हाँ जी, 1 लाख ओजोन के अणु को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? जो ओजोन परत है सर्वाधिक किस गैस से प्रभावित होती है? तो आप आंसर क्या आना चाहिए? CFC आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में आएंगे मेथेन है, ठीक है, और गैस आ जाए इथिलीन है, CFC है, ये और कुछ आ जाए, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देना है, वो कौन सा देना है? CFC देना है। तो जो ओजोन परत है सर्वाधिक प्रभावित होती है CFC गैस से। और ये पूछ रहे हैं CFC में किस परमाणु द्वारा? तो आपको क्या लिखना है? कैलोरी मुक्त मूलक परमाणु द्वारा सबसे ज्यादा ओजोन परत क्या होती है? अपचयित होती है, ठीक है। तो सूर्य से यदि यूवी किरणों की अधिकता हो जाए पृथ्वी पर तो क्या प्रभाव पड़ता है? नंबर 1 में लिख सकते हैं क्या? आज स्किन कैंसर होता है। हाँ जी, समुद्र क्षेत्र में प्लाव की आबादी में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, ठीक है। आंखों में मोतियाबिंद रोग होता है, और मनुष्य की जो इम्यूनिटी पावर है, हाँ जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या प्रभाव हो गया है, ठीक है। CFC पर इस प्रकार से बातों पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिएगा जो नेक्स्ट है वो, हाँ जी, अपना आता है नेक्स्ट पॉइंट DDT। DDT का उपयोग देखेंगे हम यहाँ। तो देखिएगा DDT जो अपना पॉइंट है कौन सा? DDT है। इसको देख लीजिएगा। तो DDT का नाम लिखेंगे आप क्या? डाइक्लोरो, हाँ, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो ये इसका नाम है क्या? डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथिलीन लिख सकते हैं आप यहाँ पे। हाँ, डाइक्लोरो, हाँ जी, डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका नाम है, ठीक है। और ये हाँ जी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी बहुत बार आ चुका है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी आ चुका है, ठीक है। बनाने की विधि से क्वेश्चन आया हुआ है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है DDT, ठीक है। हालांकि प्रेजेंट टाइम में जो DDT और BSC उस पर बैन लगा हुआ है, क्योंकि इनका जो अपघटन है वो नहीं होने वाला था, जैव निम्नलिखित नहीं होते हैं ये, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले बनाने की विधि, हाँ जी, बनाने की विधि, और यहीं से क्वेश्चन आता है हर कंपटीशन में। आज किस प्रकार से बनाया जाता है? तो बनाया किसके द्वारा जाता है? ये आप याद रखेंगे। हाँ, किसके द्वारा? जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन प्लस आज आपको रिएक्शन करने किसके साथ? क्लोरल के लिए, सॉरी यहाँ पे सीधा हाँ लिख दो क्या? 2 मोल लेने हैं, तो चलो ये क्लोरोबेंजीन, क्या लिखना आपको? क्लोरोबेंजीन, और वो भी कितने मोल? 2 मोल। और इधर क्या लेना आपको? आज क्लोरल लेना है, और जो उपस्थित दर्शानी है वो है कंसंट्रेशन H2SO4। तो यहाँ पे जिसका निर्माण होगा वो कौन होगा? DDT होगा, ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा जो क्लोरोबेंजीन है, मैं उसको यूं लिख रहा हूँ, ये हो गया क्लोरोबेंजीन। लेकिन क्लोरोबेंजीन के कितने मोल लेने हैं आपको? 2 मोल लेने हैं। क्लोरोबेंजीन हो गया। हाँ, अब देखिएगा इनकी रिएक्शन किसके साथ करो? क्लोरल के साथ। तो क्लोरल का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या लिखते थे? हाँ, CHOCCl3, ये कौन सा है? क्लोरल होता है। तो मैं इसको भी लिखने वाला हूँ, हाँ OCHCCl3, ये हो गया। अब देखो क्लोरोबेंजीन में से हाँ जी हाइड्रोजन हटाना है, तो बाहर क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। आज इस कार्बन के साथ में दोनों फाइनल जुड़ने वाले हैं, जो रिएक्शन है
वो कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में हाँ जी होने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिएगा, ये हो गया क्लोरोबेंजीन Cl। हाँ ठीक है, ये दोनों जुड़ रहे हैं कार्बन से, तो यहाँ पे CH और क्या लिखा Cl। अब देखिएगा ये अपना कौन हो गया, DDT हो गया। अब जो DDT है उसका नाम देखिए दोबारा कैसे, डाइक्लोरो, दो क्लोरीन है, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो और इतना तक कौन है, एथिलीन है। तो नाम क्या हो इसका, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, एथिलीन। ये हाँ इंपोर्टेंट है, हर कंपटीशन में आता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, क्लोरोबेंजीन से आप DDT का निर्माण हाँ जी निम्न में से किस विकल्प द्वारा करेंगे, तो 4 विकल्प पाएंगे, जैसे क्लोरोबेंजीन आ जाए, उसके साथ क्लोरल आ जाए, क्लोरल हाइड्रेट आ जाए, या और दूसरा रिजेक्ट दे दे। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्लोरोबेंजीन के विक्रय किसके साथ, क्लोरल के साथ, और कंसंट्रेशन H2SO4 की उपस्थिति में करवाएंगे तो किसका निर्माण होगा, DDT का, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो, एथिलीन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो ये हो गया अपना कौन, DDT। और DDT क्या होता है, सवेत क्रिस्टलेट ठोस पदार्थ होता है, सवेत क्रिस्टलेट आज पाउडर फॉर्म के रूप में होता है, पदार्थ होता है। ठीक है, और इसका जो यूज करते हैं वो किस में करते हैं, मक्खी, मच्छर, खटमलों, कीटनाशकों आदि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, फसलों में कीटनाशी के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस पर बैन है, क्यों है, क्योंकि ये जैव निम्नीकृत नहीं है। ठीक है, इसका बैन लगा हुआ है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो अपना था कौन था, BHC था। हाँ जी BHC, और BHC से भी क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ तो BHC है, BHC का पूरा नाम हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। हाँ तो नेक्स्ट देखिएगा अपना कौन, दूसरा था BHC, नाम क्या हो गया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये इसका नाम है। आज और भी लिख सकते हैं क्या, जो इसका सूत्र देखिएगा, सूत्र के अनुसार इसका नाम लिख सकते हैं। सूत्र ये होता है आज C6Cl6 या फिर H6 का तो H6 और क्या लिखो Cl6, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, और भी नाम लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो, हाँ जी साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम होता है। और यदि इसको लिखना चाहिए तो भी आप लिख सकते हैं Cl, 6 Cl है, 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखिएगा जिसका व्यापारिक नाम होता है, व्यवसायिक नाम, हाँ जी व्यापारिक नाम क्या है, मार्केट में किस नाम से मिलते हैं, तो देखिएगा एक तो नाम इसका 666 है। 666 कैसे होगा, कार्बन 6, हाइड्रोजन 6 और क्लोरीन भी 6, तो सीधी संख्या डिनोट की होती है 666। जो अगला नाम है वो नाम है गेमेक्सिन। हाँ इस नाम से इसको जाना जाता है गेमेक्सिन। जो अगला नाम है वो नाम है लिंडेन नाम है। हाँ तो ये सब के सब क्या हो गए, व्यापारिक नाम हो चुके हैं, मार्केट में इस नाम से मिलते हैं। आज और ये क्या होता है, कीटनाशी होते हैं, मुख्य रूप से इनका यूज किया जाता है कृषि में कीटनाशी के रूप में। ठीक है, और इम्पोर्टेंट और बात कीटनाशी लेकिन साथ में ही हाँ जी बैन है, क्योंकि जैव निम्नीकृत है, इसका ध्यान रखिए, जीव द्वारा इनका अपघटन नहीं होता है। ठीक है, अब देखिएगा सिंथेसिस ऑफ BHC, हाँ जी सिंथेसिस ऑफ BHC बनाने की विधियां। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, हाँ जी जो बेंजीन है, कौन बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन आपको किसके साथ करनी है, क्लोरीन के साथ में करनी है। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली है। ठीक है, तो क्या होगा देखिएगा, यहाँ पे हम ले रहे हैं 3 मोल। ठीक है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, मतलब ये इस प्रकार से जिसमें लिखूं Cl बॉन्ड Cl, आज मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा ये संपन्न होने वाली है रिएक्शन। इस बॉन्ड को तोड़े तो 1 इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। ठीक है, तो इनके पास क्या आ गए, 1 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। यहाँ से बॉन्ड तोड़े, 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इसका, दोनों के बीच में क्या बनेगा बॉन्ड, तो एक पाई बंद टूटकर 2 क्लोरीन को जोड़ेगा, 2 सिग्मा बंद, इसका मतलब एडिशन रिएक्शन भी है। ठीक है, और 2 क्लोरीन यहाँ जुड़ेंगे, 2 क्लोरीन यहाँ पे जुड़ने वाली है। ठीक है, तो कितनी क्लोरीन काम में आ गई, 6 क्लोरीन यहाँ पे काम आने वाली है। तो इस प्रकार से आप इसको यूं लिखेंगे, क्लोरीन 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 और क्लोरीन, ये हो गई 6। ठीक है, ये कौन हो गया अपना BHC हो गया है, कौन
BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो इसका जो आईपीसी नाम वो रहेगा आज क्या 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लो। चक्रीय संरचना है, ये बेंजीन ही है, चक्रीय संरचना है तो क्या लिखेंगे साइक्लो। चक्रीय संरचना में 6 कार्बन है, हेक्स एक कार्बन तो क्या लगाएंगे 1, तो साइक्लोहेक्सेन ये इसका नाम हो जाएगा। आज जो इसका यूज करते हैं वो किस रूप में करते हैं, कीटनाशी के रूप में, लेकिन ये प्रतिबंधित है। क्या है, प्रतिबंधित है। क्यों है आज, क्योंकि ये क्या है जैव अनिम्नीकृत है, जीव द्वारा इनका अपघटन नहीं होता है। तो जो BHC है ठीक है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। अब नेक्स्ट देखिएगा जो BHC है वो कई मिश्रों का योग है, ये याद रखिए क्या कहा, जो BHC है कई मिश्रों का योग, जैसे अल्फा बीटा गामा थीटा ईटा नीटा आदि आदि का BHC मिश्रण होता है, मिश्रण होता है, ये याद रखिए। लेकिन अब ये भी याद रखिए अगली बात में क्या, हाँ जी गामा BHC, कौन सा गामा BHC सर्वाधिक सक्रिय कीटनाशी होता है, सक्रिय कीटनाशी होता है, कीटनाशी होता है, ये याद रखेंगे। आज नेक्स्ट और भी इम्पोर्टेंट बात आप इससे कर सकते हैं, जैसे मुख्य रूप से जो 3 होते हैं, अल्फा होता है, एक होता है बीटा होता है, एक होता है गामा। आज यदि हम क्या देखें, हम वजन देखें, क्या देखें वजन, तो सबसे ज्यादा जो वजन है वो किसका होगा, अल्फा का, इससे कम बीटा का, इससे कम गामा का। तो ये हो गया किसका क्रम, बाहर का क्रम, किसका हो गया बाहर का क्रम। यदि वेदन क्षमता का क्रम पूछ ले, क्या पूछ ले, वेदन क्षमता का जो क्रम होगा, सबसे ज्यादा वेदन की क्षमता होगी वो किस में होगी, गामा में होगी। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जैसे अल्फा से ज्यादा किस में है, बीटा, और बीटा से ज्यादा किस में है, गामा में है। ठीक है, तो ये कौन सा क्रम बन गया अपना, वेदन क्षमता का। सर्वाधिक वेदन क्षमता जो है कौन से में है, गामा में है। तो सर्वाधिक वेदन क्षमता वाला जो BHC है वो कौन सा है, गामा है। ये सर्वाधिक कीटों को नष्ट करता है, ठीक है, तो इसका ज्यादा यूज किया जाता है गामा BHC का। ये सर्वाधिक क्रियाशील है, सबसे हल्का है, इसमें वजन नहीं है, ठीक है, तो ये बात होगी। अब नेक्स्ट देखिएगा जो BHC है और DDT, इससे संबंधित बातें, अर्थात वातावरण पर DDT व BHC का क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीजें हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट, हाँ जी नेक्स्ट बात है क्या, DDT व BHC आज का प्रभाव, ये अपना पॉइंट बना है, क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले देखो ये क्या है, कीटनाशी है, छोटी छोटी बातें ध्यान देंगे, ये क्या है, कीटनाशी है, और कैसे है, प्रतिबंधित है। क्या है, प्रतिबंधित है, ये याद रखेंगे। इसके बाद में आज ये क्या है, जैव अनिम्नीकृत है, जैव अनिम्नीकृत है, जैव अनिम्नीकृत है। हाँ, ये इसकी मुख्य बातें होगी। जो DDT और BHC है ये क्या है, सफेद किसले पाउडर के रूप में पदार्थ होते हैं, ठोस होते हैं, ठीक है, कीटनाशी के रूप में इसका यूज किया जाता है, लेकिन क्या है ये प्रतिबंधित है। आज इन पे बैन लगा, इनको बेच नहीं सकते, नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्यों, क्योंकि क्या है, अजैव निम्नलिखित है, अर्थात जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीव लिख सकते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका अपघटन नहीं होता है, इनका अपघटन नहीं होता है, हाँ जी। और इनका अपघटन नहीं होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा, जैसे कवक है, बैक्टीरिया वगैरह है, इनके द्वारा इनका अपघटन नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, धीरे धीरे हाँ जी खाद्य फसलों में हाँ जी एकत्रित हो जाते हैं, हाँ जी, जिससे क्या होगा, खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है, खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है, ये यहाँ पे याद रखेंगे। नेक्स्ट है हाँ जी, ये मृदा व जल आदि में संचित होते हैं,
संचित होते हैं, इसलिए ये मृदा और जल प्रदूषण भी करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है जो BSC है, कौन BSC है, वो जलीय जीवधारियों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जो DDT है, BSC है, प्रेजेंट टाइम इनका यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छे कीटनाशक बहुत ही ज्यादा तीव्र जहरीले हैं, विषैले हैं, ठीक है। प्रतिबंधित क्यों है? क्योंकि जीवों द्वारा इनका अपघटन नहीं होता है। जैसे मान लें साहब आपके पास में पेपर है, कोई कागज है, ठीक है, मिट्टी में दबा दो, हाँ जी, इसका अपघट हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। जैसे किसी की बॉडी को दबा दिया, ठीक है, और थोड़ी देर बाद में देखें तो वहाँ पे कंकाल भी नहीं मिलने वाला। इसका मतलब क्या है? सबका अपघट होता है। कुछ पॉलीमर्स ऐसी भी होती हैं जिनका अपघट नहीं होता है, पॉलीमर बहुलक जिनको बोलते हैं, उनका भी अपघटन नहीं होता है। चाहे आप लोहे को जमीन में गाड़ दो, हाँ जी, जंग लगकर वो भी क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। लेकिन जो ये चीजें हैं, चाहे आप कोई भी औषधि रख दो, सभी औषधि क्या हो जाती है? अपघटित हो जाती है। लेकिन जो DDT और BSC ऐसे केमिकल्स हैं, ठीक है, वो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। इनको अपघटित होने में 40 वर्ष लग जाते हैं। इस कारण से सरकार द्वारा क्या है? हाँ जी, प्रतिबंधित है। ये बातें होगी। नेक्स्ट बात, और क्या प्रभावित करता है? धीरे धीरे खाद्य फसलों में क्या हो जाता है? एकत्रित हो जाता है, जिससे अपनी जो खाद्य श्रृंखला है, हाँ जी, उनकी व्यवस्था बिगड़ जाती है, खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। फिर नेक्स्ट क्या था? मृदा व जल आदि में क्या होता है? संचित होता है, इसलिए मृदा प्रदूषण व जल प्रदूषण भी DDT और BSC से होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो BSC है, ठीक है, का जलीय जीव, जो BSC उसका प्रभाव कहाँ और पड़ रहा है? जलीय जीवों के जीवधारियों के तंत्रिका तंत्र को भी क्या करता है? प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं? इफेक्टिव करते हैं। ये बातें होगी, ठीक है। अब इसके अलावा जो अपना अभी पॉइंट होता है, कौन सा? CFC हुआ था, ठीक है। CFC के बचाव के उपचार हाँ जी, उपचार क्या करना चाहिए? देखो कैसे। नंबर 1, 2 उपचार आप कर सकते हैं, हाँ जी। क्या? ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसों के उत्पादन को न्यूनतम स्तर पर लाना, मतलब कम से कम इनका क्या करना है? उत्पादन करना है। एक बात होगी। जो दूसरी बात है वो देख लीजिएगा, जन सामान्य में हाँ जी, ओजोन संरक्षण के लिए जागरूकता उत्पन्न करना, ठीक है, ये हो गया। और इसके लिए हाँ जी 16 सितंबर कितना? 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण हाँ जी दिवस मनाया जाए। ये हो गया क्या? CFC। अर्थात ये लिख सकते हैं ओजोन परत के बचाव के उपाय क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बना सकते हैं आप, ये और बना सकते हैं। देखिएगा क्या? ओजोन परत के ओजोन परत के बचाव के क्या उपाय हैं? हाँ जी, कोई 2 उपाय दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं आप? हाँ जी, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैसों के उत्पादन को न्यूनतम स्तर लाना था। जो CFC है उसकी मात्रा को क्या करना है? कम करना है। नेक्स्ट, जल सामान्य में हाँ जी, जितने भी पृथ्वी पर विचरण करने वाले जितने भी मनुष्य प्राणी हैं, हाँ जी, में ओजोन संरक्षण के लिए हाँ जी, ओजोन संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए हाँ जी, लोगों में क्या करना है? जागरूकता उत्पन्न करना है, ठीक है भाई। CFC का कम से कम हम क्या करें? उत्पादन करें, ठीक है, क्योंकि ये ओजोन परत को सर्वाधिक मात्रा में क्या करती है? नष्ट करती है। और इस कारण से याद दिलाने के लिए, लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए हाँ जी 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाना
चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो लेक्चर था वो फिनिश हो गया है। इसमें CFC अपने पढ़ा है, DDT और BSc पढ़ा है, जहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इनके प्रभाव पढ़े हैं कि क्या क्या प्रभाव करता है, और साथ में ये भी पढ़ा है जो ओजोन परत है उनके बचाव के क्या उपाय कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, वो भी आप 3 बातें याद रख सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट, और जो आज के लेक्चर के साथ ही जो अपना चैप्टर था 10 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट हेलोरिकेन एंड हेलोरिन, वो क्या होता है, फिनिश होता है। ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। थैंक यू।